हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार और मूल अधिकार में हम लोग आर्टिकल 32 तक पहुंच गए थे, जिसमें था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमने इसमें ये भी देखा था कि सबसे इम्पोर्टेंट मूल अधिकार कोई है तो वो कौन सा है, 32 आर्टिकल ही है। क्योंकि यदि मूल अधिकार मिले ही नहीं तो वो किसी काम के नहीं है। केवल कागजों में लिखने से उनका कोई मूल हमारे सामने नहीं बसता है। मूल अधिकार को हम बहुत डिटेल से देखें तो ये बहुत ज्यादा सारगर्भिक हैं, बहुत अच्छे हैं, मानव जीवन के लिए बहुत जरूरी भी हैं। लेकिन यदि ये लगातार हमें प्राप्त ना हो तो हमारे जीवन में इनका कोई मोल नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में ये लगातार हमें प्राप्त होते रहे। संविधान इसकी गारंटी यूं ही बनाए रखे, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए और इसीलिए इसको संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा गया। क्या है, जब संविधान में मूल अधिकारों का मूल अधिकार मौलिक अधिकार एक ही है। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय जो आदेश जारी करेगा जिससे ये अधिकार प्राप्त होंगे, क्या कहलाएगा, रिट या प्रादेश कहलाता है। हम 6 मूल अधिकार पढ़ चुके हैं और 6 में छठा मूल अधिकार क्या है कि यदि ऐसा हुआ कि हमें मूल अधिकार प्राप्त नहीं हुए तो ऐसी स्थिति में न्यायालय हमारे लिए व्यवस्था करेगा, क्योंकि संविधान ने हमें ये प्राप्त करने की क्या दे रखी है, गारंटी, कि आपको हर हाल में क्या मिलेंगे, मूल अधिकार मिलेंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूं। जब ऐसी स्थिति है तो मूल अधिकार का उल्लंघन अगर होता है तो न्यायालय आदेश जारी करेगा, और ये आदेश किसके रूप में जारी करेगा, रिटों के रूप में जारी करेगा, आदेश के रूप में जारी करेगा। आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, रिट किसे कहते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय जो आदेश जारी करता है मूल अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी के रूप में, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिट या प्रादेश कहते हैं। एक एक करके हम रिट या प्रादेश आगे पढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण आदेश होते हैं क्योंकि इससे जनता के मूल अधिकार सॉल्व होते हैं। पहला आदेश है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और संबंधित व्यक्ति या उसके वकील के द्वारा ये अपील की जाती है न्यायालय में कि व्यक्ति को गलत तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो न्यायालय ये जांचता है कि संबंधित व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया गया है या गिरफ्तार करने का जो तरीका है वो सही है या नहीं। अगर सही नहीं हो तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। और यह आदेश जारी कौन करेगा, न्यायालय ही करेगा। रीट या प्रादेश में पहली रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होगा, न्यायालय संबंधित व्यक्ति, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जांच कौन करेगा, न्यायालय जांच करेगा कि इसे विधि सम्मत गिरफ्तार किया गया है, कानून की निश्चित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, क्या इसे गिरफ्तार किया गया वो तरीका सही था, क्या उसने गिरफ्तारी लायक कोई काम किया भी है या नहीं। इन सारी चीजों की वो क्या करेगा, जांच करेगा। जांच करने के बाद एक नतीजे पर पहुंचेगा कि जो गिरफ्तारी का तरीका है वो सही है या नहीं। यदि तरीका गलत है तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। तो एक प्रकार से अधिकार हो गया, एक प्रकार से रिबेट हो गया, एक प्रकार से सुरक्षा हो गई। यदि पुलिस या राज्य या शासन गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसे रिहा करवा दिया जा सकता है। इसमें अगली रिट है परम आदेश।
जब न्यायालय को लगे कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति उचित कार्य नहीं कर रहा है, उचित कार्य नहीं कर रहा है, या उसे जो कार्य करना चाहिए कानून के सम्मत है, उसकी ड्यूटी है और वो ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा रहा, इसके कारण किसी व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसके कारण किसी व्यक्ति के क्या प्रभावित हो रहे हैं? मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में वो क्या जारी कर सकता है? परमादेश जारी कर सकता है। दूसरी रीट कौन सी हो गई? परमादेश रीट हो गई। इसमें क्या है कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ संबंधित व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़े पद वाला या छोटे पद वाला, जो अपना उचित कार्य नहीं कर रहा है, जो उसका कार्य है, जो उसे करना चाहिए जिससे मूल अधिकारों का उल्लंघन ना हो, लेकिन वो संबंधित कार्य कर ही नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में किसी न किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के यदि हनन हो रहा है तो न्यायालय आदेश जारी कर सकता है उस व्यक्ति को, उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को, कि आपको अपना कार्य करना चाहिए जिससे संविधान जिस चीज की गारंटी देता है वो काम क्या हो जाए? पूरा हो। अधिकार परीक्षा, जब न्यायालय को लगे कि संबंधित व्यक्ति सक्षम नहीं है या सही नहीं है पद पर बैठने के लिए, तो उसे ये जाना जा सकता है या उससे पूछा जा सकता है या उसे आदेश दिया जा सकता है कि आप इसके लिए सही या उचित नहीं है, और उसके लिए न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। क्या कहलाएगा? अधिकार परीक्षा। नाम से ही पूछ सकता है, नाम से ही पता लग रहा है कि उसे संबंधित पद पर बैठने का क्या अधिकार है। तो ये अधिकार कौन सा अधिकार से, किस अधिकार से वो इस पद पर बैठा है, इसके बारे में उससे पूछा जा सकता है कि आप जिस तरीके से बैठे हैं या पद पर आसीन हैं उसका क्या अधिकार आपका है, या कौन सा अधिकार आपके पास है, या आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन क्वालिटी है जो आप इस पद पर हैं, ये आप हमें बताएं। ऐसी स्थिति में यदि वो सही है तो न्यायालय इसे कंटिन्यू करेगा, नहीं है तो उसे हटा दिया जाएगा। इसके बाद अगली रिट है निषेध आदेश। निषेध आदेश, निषेध आदेश क्या है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से कहा जाती है बाहर जाकर कोई क्या लेती है? फैसला ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में जिससे इससे ऊपर वाली अदालत क्या आदेश जारी करती है? निषेध आदेश जारी करती है कि आपको संबंधित केस तक अधिकार प्राप्त है ही नहीं, तो आप सुनवाई कैसे कर सकते हैं? इस केस की फाइल आप हमें दे दीजिए, इस केस की कार्रवाई आप रोक दीजिए, क्योंकि ये आपके अधिकार में है ही नहीं। तो ऐसे में वो क्या जारी करते हैं? निषेध आदेश जारी करते हैं कि संबंधित न्यायालय जब इससे संबंधित है ही नहीं, वो आदेश जारी कर ही नहीं सकता, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र से क्या हो गया? बाहर। और ऐसी स्थिति में न्यायालय को उस पर कार्रवाई रोक देनी चाहिए और इससे ऊपर वाले के लिए, यानी कि उससे उच्चतर न्यायालय में ये फाइल सौंप देनी चाहिए, क्योंकि ये इसके अधिकार से क्या है? बाहर है। यहाँ पर हमारे मूल अधिकार होते हैं समाप्त। और अब इसमें एक बिंदु और बचा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इससे पहले हम इसकी कुछ समीक्षा की बात करें, हमारे यहाँ सवाल आता है मूल अधिकारों की समीक्षा कीजिए। तो वास्तव में यदि देखा जाए समीक्षा के बारे में, तो मूल अधिकार आज भी हमारे यहाँ वैसे ही हैं जैसे स्वतंत्रता के समय थे।
वास्तव में आज शिक्षा का स्तर हमारे यहाँ देखा जाए, रोजगार का स्तर हमारे यहाँ देखा जाए, समानता का अधिकार यदि देखा जाए तो उतना ही मिला है जितना पहले था। आज भी हमारे यहाँ भेदभाव पाया जाता है, दलित समूह को प्रताड़ित किया जाता है, जाति शब्द सूचक किए जा रहे हैं, यूज किए जा रहे हैं। हाँ, इतनी मात्रा में नहीं हो रहा जितना पहले था। तो कहीं ना कहीं मुख्य धरातल पर यदि हम देखते हैं तो हमें आज भी इन अधिकारों की बहुत आवश्यकता है। आगे इन्हें बढ़ाना होगा और इन्हें वास्तविक धरातल पर हमें लाना होगा। इनमें सबसे बड़ी हमने एक एक करके सबकी देखें। सबसे पहले हमारा अधिकार था समानता का अधिकार। तो इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं तो आप सब देखते हैं, हमारे घर से ही यदि हम बात करें, आर्टिकल 14 से 18 हमने समानता का अधिकार पढ़ा था। तो उसमें हम घर से ही देखें तो महिला और पुरुष में असमानता है। महिलाओं को संकीर्ण विचारधारा में माना जाता है, समाज का हिस्सा नहीं माना जाता, या यूं कहे पॉलिसी मेकर नहीं माना जाता कि मुख्य धारणा में जो मुख्य रिजल्ट्स होते हैं, मुख्य निर्णय होते हैं, उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद हम लोग देखें अवसरों की समानता, तो लड़कियों को आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते हैं और केवल लड़कों को ही दिए जाते हैं। एग्जाम्पल से देखें, लड़की एक बार फेल हो गई तो उसकी पढ़ाई छुड़ाई दी जाती है, विद्यालय बहुत ज्यादा दूरी पर है तो पढ़ाई छुड़ाई दी जाती है, किसी भी अप्रिय घटना या कोई भी सामाजिक उत्पीड़न होने पर भी पढ़ाई छुड़ा दी जाती है। लेकिन लड़के के साथ कितनी भी दुर्घटनाएं क्यों ना हो जाए, एक्सीडेंट जैसी घटनाएं हो जाए, क्राइम सीन हो जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का बार बार फेल हो रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अच्छे स्कूल में उसे डाला जाएगा, यानी कि हर हाल में उसे पढ़ाना है। तो ये असमानता हमारे यहाँ पाई जाती है। लड़की बीमार होने पर सरकारी हॉस्पिटल में, लड़के के बीमार होने पर प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो ये भेदभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 15 भी आज पूरी तरीके से लागू नहीं है। 16 की बात करें, अवसरों की समानता, तो ये हम बात कर ही चुके हैं। फिर अस्पृश्यता की बात यदि हम करें तो आज भी ग्रामीण क्षेत्र इसका मुख्य अड्डा बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में हम खुलकर ये अस्पृश्यता देखते हैं कि भेदभाव है, छुआछूत है, दलित समुदाय का उत्पीड़न है, गांव से बाहर रहना है। आज भी जैसे शादी के अंदर घोड़ी पर बैठने जैसे इश्यूज आते हैं, बहुत सारी कुप्रथाएं, बेकार प्रथाएं आज हमें देहाती इलाकों में देखने को मिलती है। शहर में ये चीजें नहीं है, ये मानते हैं हम लोग, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है जहां विकास अभी बाकी है, वहां ये खुलकर देखने को आज भी मिल रही है। फिर इसके बाद स्वतंत्रता की बात करें तो वास्तव में स्वतंत्रता जब आएगी जब हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं, हमें कैसे प्राप्त होंगे। जब तक हमें यही नहीं पता कि अधिकार कौन से हैं तो उनके लिए लड़ना और उन्हें प्राप्त करना तो बहुत बड़ा एक एजेंडा हो गया। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार कौन से हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए वो मिलते कैसे हैं, कहाँ से मिलेंगे, और फिर सबसे बड़ी बात इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये कि इनका माध्यम क्या होगा, इसकी गारंटी हमें किससे द्वारा दी गई है, यदि इनका उल्लंघन होता है तो हमें कहाँ से प्राप्ति इनकी होगी। जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है, तो शिक्षा के बिना किस प्रकार की अभिव्यक्ति, क्योंकि आपके शिक्षा के बिना कोई विचार ही नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति आप करने लायक होंगे ही नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, शिक्षा। और आज भी देखें तो महिला शिक्षा में राजस्थान बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है अगर हम आंकड़ों से देखें। इसके बाद हम लोग व्यवसाय की बात करते हैं तो इन सभी स्वतंत्रताओं में हम लोग नहीं आते कहीं भी आगे। इसके बाद हम देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए हम मजबूर हैं, हमारी ज्योग्राफिकल और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ये अधिकार हमें देने ही नहीं देती है, क्योंकि यहाँ हमारे न्यूनतम मजदूरी की भी यदि हम बात करें तो उससे भी नीचे कहीं ना कहीं हम जीवन यापन करने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमने बिहार का उदाहरण देखा, हमने उड़ीसा का उदाहरण देखा, तो बंधुआ मजदूरी के बहुत चरम पर हैं। कारण क्या है कि रोजगार न होने के कारण दो वक्त की रोटी का बहुत बड़ा समस्या निकल कर आ रहा है उनके सामने। ऐसे में न्यूनतम मजदूरी से नीचे काम करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, जान को जोखिम में डालकर काम करने को तैयार हो जाते हैं। और कुल मिला के कहें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जो सीमाएं दी गई हैं उनको लांघने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। कारण क्या है कि वो मजबूर हैं, कारण क्या है उनकी व्यवस्थाएं हैं। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता की हम बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता में भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामले हैं। धर्म की शिक्षा बहुत बाद में आती है।
सबसे पहले जीवन है, फिर उसके बाद शिक्षा है, उसके बाद फिर क्या आनी चाहिए, धर्म की शिक्षा आनी चाहिए। जब 2 स्तर पूरे नहीं हुए तो तीसरे स्तर की बहुत बड़ी कल्पना करना सही नहीं है। और धर्म की शिक्षा एक बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पर जाकर होती है, जैसे आज अपर लेवल में जाकर कट्टरता का विचार आ रहा है, या बहुत ज्यादा संकीर्ण मात्रा में जो बहुत कम पढ़े लिखे या नहीं पढ़े हुए वहां जाके कट्टरता का मामला आता है। जो एजुकेशन में है, साधारण जीवन जी रहे हैं, मध्यम वर्गीय हैं, उनको धर्म का इतनी कट्टरता देखने को नहीं मिलती। तो धार्मिक मौलिक अधिकार भी आप जब ही ले सकते हैं जब आपको ये कंफर्म हो जाए कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार, जिसकी रिटों की बात हमने अभी की। तो इसका एक बहुत बड़ा एजेंडा है कि रिटें जब ही जारी हो सकती हैं जब आप जागरूक हों और न्यायालय के समक्ष अपने अधिकारों को लेकर चले जाएं, कि आपको ये पता लगे कि इस अधिकार का हमारा उल्लंघन हुआ है, तभी आप न्यायालय के सामने जा सकते हैं और आपके लिए रिटें जारी हो सकती हैं। अदरवाइज कुछ पॉसिबिलिटीज बनती ही नहीं। कुल मिला के संक्षिप्त में कहा जाए तो मूल अधिकारों को लेकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, मौलिक अधिकारों को लेकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, बने बहुत अच्छे हैं, लागू बहुत अच्छे तरीके से किए, जिन्हें ये प्राप्त हो रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन वास्तव में व्यवहारिक धरातल पर इन्हें लाने में भी बहुत जोर आना है। एक समाज के निचले स्तर तक पहुंचाने में इसे बहुत ज्यादा भी दिक्कतें आएंगी। राष्ट्रीय मानव अधिकार ये हमारे अधिकारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। और ये बना था 1993 में। क्यों? क्योंकि इसे बनाने के पीछे हमारा मूल उद्देश्य था कि ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए, ऐसी कोई आइडियोलॉजी, एक कुछ समूह होने चाहिए, आदर्श समूह होने चाहिए जो ये देखें कि वास्तव में हमें अधिकार मिले भी हैं या नहीं। अगर कहीं अधिकारों का उल्लंघन हुआ और ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति इतना केपेबल नहीं है कि वो अपने अधिकारों की सुरक्षा कर पाएगा, या किसी ऐसे व्यक्ति के दबाव में आकर वो कोई कार्य करना ही नहीं चाहता, तो ऐसी स्थिति में कार्य कौन देखेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देखेगा। कई बार हमें देखने को मिलता है कि दलितों के उत्पीड़न को दबा दिया जाता है, महिलाओं के उत्पीड़न को दबा दिया जाता है, सामाजिक लोकलाज और सामाजिक प्रेशर के कारण वो व्यक्ति कोई कार्य कर ही नहीं पाते हैं और विरोध कर ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में कार्य किसका आएगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का आएगा। ये एक प्रकार से संवैधानिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है, सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर। संवैधानिक तो हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि मूल संविधान का ये हिस्सा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्र में, हमारे देश में मानव अधिकार का उल्लंघन कहीं अगर होता है, जबरन कोई चेंज करने की बात आती है, परिवर्तन करने की बात आती है, अधिकारों के हनन की बात आती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग रोल में आता है और उन व्यक्तियों को अधिकार दिलाने की पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश करता है।